नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। साहित्य से संबंधित मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल को लेकर है। काल विभाजन को लेकर वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वो आप मेरे पिछले वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो आदिकाल से संबंधित करेंगे। आदिकाल की यदि बात करी जाए तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आदि का मतलब होता है सबसे पहला या पहले का। तो आदिकाल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विवादास्पद अगर कोई काल रहा है तो ये आदिकाल ही रहा है। कभी नामकरण को लेकर विवाद रहा है, कभी प्रथम कवि को लेकर विवाद रहा है, कभी समय को लेकर विवाद रहा है कि कब से इसका समय माना जाए। कई चीज़ों में, प्रवृत्तियों तक में और नामकरण तक में विवाद देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम इन्हीं सभी चीज़ों को गौर करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले खंड यानी कि पहले भाग हिंदी साहित्य के आदिकाल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, अभी एक परीक्षा होकर चुकी थी वनरक्षक, उसमें पूछ लिया गया था नामकरण को लेकर, प्रथम कवि को लेकर पूछा गया था कि कौन पहला कवि किसको क्या मानता है। इसको लेकर प्रश्न आया था परीक्षा में। तो चलिए पहले आज हम इनको ही जानते हैं। देखिए, नामकरण, नामकरण मतलब आदिकाल को क्या क्या नाम दिया गया है और किन किन लोगों ने, इतिहासकारों ने इसको क्या क्या नाम दिया है वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन थे इसके बारे में मैं बता चुका हूं। वैसे आपको बता दूं, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास काल क्रम के अनुसार जिसने लिखा था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ही थे। चारण काल की बात करी है तो चारण होते कौन है? देखिए, वीर रस से संबंधित जो काव्य की रचना करते हैं उन कवियों को चारण कहा जाता है। तो कवियों के नाम पर इन्होंने इस काल का नाम रखा है चारण काल। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल रखा है क्योंकि इनका यह मानना है कि हिंदी का प्रारंभ यहीं से होता है। इससे पहले जो भाषा थी वो अपभ्रंश थी, इसलिए इसको प्रारंभिक काल कहना उचित समझा। तो मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा है। इसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। देखिए, नाम शॉर्ट में लिख दिया है, महावीर जी हैं, असल में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने इसको बीज बपन काल कहा है। बीज बपन अर्थात हिंदी का बीजारोपण इसी समय से होता है, या हिंदी साहित्य का बीजारोपण इसी समय से हुआ है, आदिकाल से हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसको बीज बपन काल कहा है। इसके बाद हमारे आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा है, अर्थात वीरों की गाथा सर्वाधिक मात्रा में इस काल में ही प्राप्त हुई है और ऐसी प्राप्त हुई हैं जैसी और किसी काल में प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल कहा है। इसके बाद आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी के पास में। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको कहा है सिद्ध सामंत काल। देखिए, सिद्धों से अर्थात जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे उनको उस समय पर सिद्ध कहा जाता था। तो सिद्धों और सामंतों से संबंधित ये काल रहा है, उनसे संबंधित साहित्य यहाँ प्राप्त होता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम सिद्ध सामंत काल रखा है। इसके बाद बात करते हैं रामकुमार वर्मा जी। तो रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल माना तो है, लेकिन ये संधि काल इन्होंने 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक माना है। ठीक है, यानी कि ये एक मात्र ऐसे इतिहासकार रहे थे जिन्होंने आदिकाल से पहले के काल की भी गणना करी है और उन्होंने इस काल को अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत रखा है। और सीधी सी बात है, जो इन्होंने कहा है वो सत्य भी है। तो इन्होंने आदिकाल को अर्थात सबसे पहले के काल को हिंदी भाषा के संधि काल कहा है। वैसे इन्होंने इन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे के काल को चारण काल ही कहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक किताब लिखी थी आदिकाल का इतिहास। ठीक है, तो आदिकाल के इतिहास के आधार पर ही उन्होंने इसका नामकरण आदिकाल रखा है, जिसको वो सबसे पहला इतिहास मानते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम आदिकाल रखा है। इसके बाद में विश्वनाथ मिश्र जी इसको वीरकाल कहा है, क्योंकि वीर काव्य इसमें लिखे गए, इसलिए उन्होंने इसको वीरकाल कहा है। तो कई नाम हैं, किसी ने इसको संक्रमण काल कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो ये मुख्य हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं नामकरण। चलिए बात करते हैं प्रथम कवि को लेकर। देखिए, प्रथम कवि को लेकर भी देख रहे होंगे, मैंने बहुत सारे यहाँ नाम लिख रखे हैं और यही नाम नहीं है, बहुत सारे भी हैं, लेकिन प्रमुख आपके लिए यही हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का सबसे पहला कवि सरहपा को माना है। सरहपा जो थे एक सिद्ध थे, 84 सिद्धों में से एक थे और इन्हीं को इन्होंने सबसे पहला कवि माना है। इसके बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी जी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, लेकिन इनकी रचना अगर आप पढ़ोगे, किनकी, शालिभद्र सूरी जी की और सरहपा जी की पढ़ोगे, तो सरहपा जी की जो काव्य कृतियां हैं या जो इनके छंद मिलते हैं
उनमें हिंदी की समानता दिखाई देती है, उनके कुछ शब्द हिंदी जैसे हैं, लेकिन शालिभद्र सूरी का काव्य पढ़ने पर ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि इनकी भाषा हिंदी भाषा है या हिंदी भाषा से संबंधित है, इसलिए इसको भी हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना जा सकता। बात करते हैं स्वयंभू। रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, लेकिन यह इनकी भूल थी। क्यों? क्योंकि स्वयंभू जो थे वो अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक रचना लिखी थी पौम चरियू, जो कि राम काव्य से संबंधित थी। तो इनको जब अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और अपभ्रंश का पहला कवि कहा जाता है, तो फिर ये हिंदी के कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए ये भी नहीं है। तो देखिए, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अब बात करते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जी जो थे, इन्होंने एक पुरानी अनुश्रुति के आधार पर पुंड या पुष्य कवि को हिंदी का पहली कवि घोषित कर दिया, लेकिन बाद में इस बात पर चर्चा हुई तो पता चला कि ये पुंड जो थे या पुष्य जो कवि थे, ये अपभ्रंश साहित्य से संबंधित थे या अपभ्रंश काल के कवि थे, इसलिए इनको भी यहाँ पर जगह यानी कि प्रथम कवि हिंदी का नहीं माना गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई जी को प्रथम महाकवि माना है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और इनकी रचना है संदेश रासक। ठीक है, संदेश रासक को पहली कृति और अब्दुल रहमान को पहला कवि ये मानते हैं, लेकिन ये 13वीं सदी के आसपास की बात है, इसलिए इसको भी हिंदी का पहला कवि नहीं माना जाता। तो विद्वानों ने सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है सरहपा को, जो कि किसने सुझाव दिया था? राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहपा है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की पहली रचना को लेकर। देखिए, देवसेन जो थे ये एक जैन आचार्य थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी श्रावकाचार, जिसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं बताऊंगा, यही प्रमाणित माना जाता है कि देवसेन की जो श्रावकाचार है। श्रावक कौन होते हैं ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे जैन मतावलंबी जो होते हैं, जब सायंकालीन जो ताल में नृत्य करते हैं या काजा ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उनको श्रावक कहा जाता है। तो श्रावकाचार के बारे में ही इन्होंने, श्रावकों के बारे में इसमें वर्णन किया है। तो यही आपकी मानी जाती है हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना अलग है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य अलग है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा कृत है या चंद्रवरदाई जी ने इसको लिखा है। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के विधाओं पर या कहा जाए साहित्य पर दृष्टि डालते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का मैं जैसे अभी बता रहा था, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो विवादास्पद रहा है। क्यों रहा है? नामकरण को लेकर, कई चीज़ों को लेकर। अब हम बात करें समय को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद रहा है। कैसे रहा है? कुछ लोग इसका समय 8वीं सदी से 10वीं सदी तक मानते हैं और कुछ लोग 10वीं सदी से 13वीं सदी तक मानते हैं। अगर मैं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताऊं तो उन्होंने राजा भोज के समय से लेकर हम्मीर रासो से कुछ समय के पहले तक को आदिकाल के अंतर्गत माना है। यदि हम सीधी सी बात करें हिंदी भाषा के इतिहास के आधार पर, हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी भाषा के इतिहास के आधार पर यदि बात करें तो 8वीं से लेकर 10वीं सदी तक का जो समय था वो अपभ्रंश भाषा से संबंधित था। तो सीधी सी बात है कि इस समय पर जो रचनाएं हुई होंगी वो अपभ्रंश काव्य से संबंधित होंगी। लेकिन अपभ्रंश साहित्य भी पढ़ना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हिंदी साहित्य का समय शुरू होता है और उसकी पृष्ठ भूमिका के रूप में अपभ्रंश साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी रचनाएं भी पेपर में पूछ ली जाती हैं, आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो अब अगर हम बात करें कि इस समय पर किस किस प्रकार के काव्य लिखे गए, तो आदिकाल में विभिन्न प्रकार के काव्यों की रचना हुई है। जैसे कहा जाए जैन काव्य था, सिद्ध काव्य था, नाथ काव्य था, गद्य काव्य था, पद्य काव्य था, विभिन्न प्रकार के काव्यों की रचना हुई है। अगर हम प्रवृत्तियों के आधार पर बात करें तो इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है प्रवृत्तियों के आधार पर। अगर मैं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बात करूं तो रामचंद्र शुक्ल जी ने केवल 12 रचनाओं को साहित्य में जगह दी है, जिसमें से 4 तो उन्होंने अपभ्रंश की मानी है, जैसे हम्मीर रासो है और विजयपाल रासो है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका को उन्होंने अपभ्रंश की माने हैं, और देशभाषा काव्य की 8 रचनाओं को माना है, जिसका आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रवृत्ति के आधार पर। यदि हम बांटें आदिकाल के साहित्य को तो देखिए कौन कौन सी प्रवृत्तियां निकल कर आएंगी।
देखिए मैंने बताया अभी 3 प्रवृत्तियों में, तो देखिए पहली थी प्रवृत्ति धार्मिक काव्य, यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में धार्मिक साहित्य लिखा गया। दूसरा था लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य, और तीसरा है रासो साहित्य, रासो साहित्य। ठीक है, चलिए अब अगर मैं सीधे सीधे एक एक बार में इनकी बात करूं तो धार्मिक साहित्य क्या था, जो धर्म से संबंधित था, तो इसको धर्म का संरक्षण प्राप्त था, तो धर्म का संरक्षण होने की वजह से ये काव्य आगे बढ़ता चला गया और आज भी हमको ये प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसको संरक्षण धर्म का प्राप्त था। अब हम इधर आ जाएं रासो साहित्य। रासो साहित्य क्या था, राजाओं के युद्ध के वर्णन और उनका श्रृंगार पूर्व वर्णन के ऊपर कवियों ने अपनी रचनाएं करी थी, तो इसको राज्य का संरक्षण प्राप्त था। तो ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और ये भी एक तरीके से सुरक्षित रहा। लेकिन ये जो लौकिक साहित्य है ये लोक साहित्य से जुड़ा हुआ था, अर्थात जनजीवन में ये घुला मिला था, तो इसका संरक्षण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत सा ऐसे साहित्य की पुस्तकें हैं या बहुत सारा साहित्य ऐसा है जो आज नष्ट हो चुका है या आज भी प्राप्त ढंग से नहीं हो पा रहा है। किसी की कुछ आधी रचना मिल पाती है, किसी की पूरी मिल पाती है। तो हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, कहाँ गया दूसरा, हाँ जी, धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका सिद्ध साहित्य, दूसरा है आपका क्या नाम है उसका, जैन साहित्य, और तीसरा है आपका नाथ साहित्य। ठीक है, अगर रासो काव्य की बात करी जाए तो रासो ग्रंथों की जितनी भी रचनाएं हुई हैं इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में कि रासो साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से रासो ग्रंथ सम्मिलित हैं। मैं सभी को नाम यहां फिर लिखूंगा फिर वहां लिखूंगा तो समय बर्बाद होगा। चलिए इस पर तो हम वैसे भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, अभी हम लौकिक साहित्य की बात करते हैं। लौकिक साहित्य की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कहा जाए जनजीवन में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका प्रयोग आज भी होता है, बहुत से लोग गाते हैं इनको। जैसे उसमें सबसे पहला है आपका ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, दूसरा है आपका विजयपाल रासो, ठीक है, और देखते हैं क्या नाम है उसका, हाँ, संदेश रासक। ये लौकिक साहित्य लिख रहा हूं मैं, ठीक है, संदेश रासक है। इसके बाद में क्या नाम है उसका, बसंत विलास, वसंत विलास के बाद में है आपका खुसरो का काव्य या खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, या इनका पूरा का पूरा साहित्य हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए और कौन सा था, 2 गद्य साहित्य भी मिलते हैं, जिसमें था एक उक्ति युक्ति प्रकरण, और एक है राउल बेल, और एक आपका क्या नाम है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ये मुख्य कुछ हैं, कुछ रह गया होगा, छूट गया होगा तो मैं नीचे लिख कर दे दूंगा। वैसे मेरे दिमाग में जो नाम आए मैंने वो लिख दिए। ये लौकिक साहित्य से संबंधित थे, इनका ज़्यादा संरक्षण नहीं हो पाया। अगर हम बात करें एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। देखिए ढोला मारूरा जो दूहा है ये एक राजस्थान की बहुत लोकप्रिय कथा है। एक ढोला नामक राजकुमार था और एक मारवाड़ी नामक राजकुमारी थी। इनका विवाह बचपन में ही हो गया था। इनकी जो पत्नी थी यानी कि कहा जाए मारवाड़ी थी, वो उसको जब बड़े होने पर पता चला कि मेरा एक पति है जिसका नाम ढोला है, तो उसने उससे मिलन करने के लिए कई सारे संदेश भेजे। लेकिन इसकी एक सौत थी, इसका नाम था मारवाड़ी, उसका नाम था मालवरी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी सौत ने जो भी संदेशक जाते थे उन सभी को मरवा देती थी। ठीक है, तो एक ढांडी नामक व्यक्ति पहुंच गया, कहां तक, ढोला के पास तक पहुंचा और इन दोनों का मिलन करवाया। तो ये कहा जाए तो मूल रूप से एक विरह काव्य है जिसमें श्रृंगार का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये राजस्थान की बहुत लोकप्रिय कथा है और कहा जाए तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है ढोला और मारू को।
अब मारू का यानी कि मारवनी को ही मारू कहा जाता है। और यहाँ पर ये दूहा शब्द जो है, ये दूहा शब्द दोहा है। दोहा जो छंद आज हम प्रयोग करते हैं उस समय पर इसको दूहा बोला जाता था। ठीक है, चलिए अगर विजयपाल रासो की बात करी जाए तो, अरे विजयपाल नहीं है, बीसल देव है, माफ कीजिएगा, बीसल देव रासो। अगर बीसल देव रासो की यदि बात करी जाए तो इसके जो रचयिता थे वो नरपति नाल जी थे। बीसल देव रासो जो है ये भी एक विरह काव्य ही है। इसमें राजा थे एक, क्या नाम है उनका, विग्रहराज चतुर्थ, और उनकी जो पत्नी थी राजमती थी। इसमें इनका मिलन, इनका विवाह और इनका बिछड़ना और इनका पुनर्मिलन का इसमें वर्णन किया गया है। एक दिन क्या हुआ कि इनकी जो पत्नी थी राजमती, उन्होंने इनसे कुछ कह दिया और ये उड़ीसा चले गए। अब इनकी पत्नी ने कई सारे भाई साहब संदेश भेजे, बाद में ये लौट कर आए। लौट के आने के बाद इनका मिलन इसमें दिखाया गया है। ये एक विरह काव्य है और इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। 12 मतलब 12 के 12 महीनों का इसमें वर्णन किया गया है कि उस समय पर क्या घटना हुई, क्या हुआ। तो कहा जाए तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले 12 मासा का जो वर्णन हुआ है वो इसी में हुआ है, बीसल देव रासो में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संदेश रासक। ये भी एक विरह काव्य है, ये तीनों ही विरह काव्य हैं। ठीक है, ये क्या है, विरह काव्य है। ये आपके क्या नाम है, अब्दुल रहमान जी ने लिखा था। एक विरहिणी के बारे में उन्होंने लिखा है और उनके विरह का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद हम बसंत विलास की बात करें तो इसके जो कवि हैं वो तो अज्ञात हैं, अर्थात पता नहीं पड़ पाया है। कई लोगों ने दावा भी किया है कि इसके ये कवि हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है। बसंत विलास में क्या है कि वसंत का स्त्रियों के ऊपर विलासतापूर्ण जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन इसमें वसंत विलास में किया गया है। इसके बाद खुसरो के काव्य और विद्यापति की पदावली के बारे में मैं इस वीडियो के अंत में चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए खुसरो को आप जानते हैं, अमीर खुसरो, विद्यापति तो फेमस है। ये इनको मैं इनके लिए अलग से मैंने कुछ सोच रखा है, इस वीडियो में ही मैं आपको पूरा कराऊंगा। उक्ति युक्ति प्रकरण, ये जो है एक तरीके का व्याकरण ग्रंथ है और ये बनारस के आसपास की जो देशी भाषा थी उसका कहा जाए तो व्याकरण ग्रंथ है। और ये गद्य में है। गद्य मतलब जिसे हम गाते नहीं, मैंने बताया था, ये गद्य काव्य है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार थे, क्या नाम था उनका, शर्मा जी थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, हाँ, दामोदर शर्मा जी ने ये ग्रंथ लिखा था, उक्ति युक्ति प्रकरण। ये एक व्याकरण ग्रंथ था। राहुल बेल की यदि बात करी जाए तो एक चंपू काव्य है। कैसा है, चंपू काव्य है। ठीक है, इसमें एक राहुल नामक स्त्री का नक्सिक वर्णन किया गया है और नक्सिक जो वर्णन है वो आपका गद्य में है और बाकी का पद्य में है। चंपू काव्य क्या होता है, गद्य और पद्य से मिला जुला काव्य चंपू काव्य कहलाता है। तो राहुल बेल जो है वो क्या है, एक चंपू काव्य है और इसमें एक नायिका है राहुल नामक, उसका नख वर्णन अर्थात नख से लेकर यानी कि पैर के नख से लेकर सिख अर्थात सर तक का वर्णन किया है। तो श्रृंगार पर ये रचना है। ठीक है, चलिए इसके बाद वर्ण रत्नाकर की बात करी जाए तो ये एक तरीका सा शब्दकोश समझ लीजिए वर्ण रत्नाकर को। ये जो है ज्योतिश्वर ठाकुर जी ने इसको लिखा था और ये भी एक गद्य काव्य है। कैसा है, गद्य। ठीक है, तो कहा जाए कि क्या उस समय पर गद्य साहित्य नहीं था, तो गद्य साहित्य था। पद्य साहित्य तो चला आ रहा है। ठीक है, तो पद्य साहित्य तो चला आ रहा है, आज भी पद्य साहित्य की रचनाएं होती हैं। लोग आगे कहते हैं गद्य साहित्य जो है आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ है, लेकिन गद्य साहित्य पहले से मिल रहा है, लेकिन इतना उसका प्रचलन उस समय पर नहीं था। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको ये लौकिक साहित्य समझ में आया होगा। अब एक एक करके इनको समझते हैं, सिद्ध साहित्य को, जैन को, नाथ को और बाकी को। ठीक है, तो चलिए वीडियो चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, सिद्ध साहित्य सबसे पहले हम लेकर चलेंगे सिद्ध साहित्य को। देखिए, सिद्ध साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म की भी दो शाखाएं हो गई थी, हीनयान और वज्रयान। असल में जो वज्रयान है ये आपका निकल के आया है हीनयान और महायान, अर्थात महायान से निकल कर आया है। ठीक है, और इन्हीं के मतावलंबियों को सिद्ध कहा जाता है, अर्थात वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। अगर मैं इसका
क्रम बताऊं तो क्रम किस तरीके से रहा, देखिए महायान, महायान से ये हुआ यंत्रयान, और यंत्रयान से ये बन गया वज्रयान। ठीक है, ये इनका क्रम है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने इन पर रिसर्च करी और इनकी संख्या 84 बताई है। तो यानी कि सिद्ध साहित्य में जो सिद्ध थे उनकी संख्या कितनी थी, 84 थी। इनकी एक विशेषता और थी सिद्धों की, ये अपने नाम के आगे पा जोड़ा करते थे, जैसे कि सरहपा है, सरहपा। ठीक है, इसी तरीके से लुईपा, डोम्बिपा, चरपटपा, ये क्या है, सभी डोम्बिपा है, भी डोम्बिपा, ये सभी क्या है, ये सिद्ध ही थे। इन 84 सिद्धों की यदि बात करी जाए तो सरहपा इसमें सबसे पुराने माने जाते हैं, और लुईपा जो थे वो सरहपा के एक शिष्य थे शबरपा, इनके जो शिष्य थे शबरपा, इनके शिष्य थे, या कहा जाए कि सरहपा के शिष्य थे शबरपा और शबरपा के शिष्य थे लुईपा। लुईपा को सबसे पहले स्थान पर रखा जाता है इन 84 सिद्धों में, और इनमें सबसे ज्यादा जो विद्वान माने जाते हैं वो माने जाते हैं हड़प्पा है, क्या नाम है इनका, ऐसी कुछ नाम है, कड़प्पा। हाँ जी, देखिए नाम भी इनके थोड़े से विचित्र हैं, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। कड़प्पा जो थे वो सबसे ज़्यादा विद्वान माने जाते थे। सरहपा की वजह से ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि सरहपा को हम हिंदी का पहला कवि मानते हैं, और सिद्ध साहित्य में इनका जो स्थान है वो सबसे ऊंचा माना जाता है सरहपा का। और जो सरहपा ने एक किताब लिखी थी दोहा कोश, ठीक है, और एक शबरपा ने किताब लिखी थी चर्यापद। याद रखिएगा, शबरपा ने चर्यापद लिखी है और सरहपा ने दोहा कोश लिखा है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये वैसे ज़्यादा ये प्रमाणित तौर पर प्राप्त नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित था। अब ये जो सिद्ध साहित्य था इसमें 84 सिद्ध थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या हो गया था कि नारी के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात भोग के द्वारा योग प्राप्ति का इनका मुख्य उद्देश्य बन गया था, और यही इनके पतन का कारण था। और इन्हीं के प्रतिक्रिया स्वरूप, या कहा जाए इन्हीं में से निकलकर एक नया कहा जाए धर्म बना, या कहा जाए एक नया पंथ निकल कर आया जिसे नाथ पंथ कहा जाता है। तो चलिए अब हम नाथ पंथ की ओर बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आई। नाथ पंथ, देखिए नाथ पंथ की यदि बात करी जाए तो नाथ पंथ मैंने जैसा कि अभी बताया था प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था, या कहा जाए ये भ्रष्ट हो चुका था, ये नारी को भोग की वस्तु मानने लग गए थे। तो इसी से ही, या कहा जाए बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिद्ध साहित्य से निकला हुआ जो ये कहा जाए नाथ पंथ है, नाथ साहित्य है, ये इसी से निकल कर आया है। आया हो या ना आया हो, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तो ये अवश्य आया था। इन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि नारी के द्वारा, ये योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्ति की बात करते थे। नाथ पंथ की बात करें, जैसे 84 संख्या सिद्ध साहित्यों की प्रसिद्ध है, उसी तरीके से नाथ पंथ वालों की संख्या 9 प्रसिद्ध है। और ये जैसे अपने नाम के आगे पा जोड़ते थे, वैसे ही अपने नाम के आगे नाथ जोड़ते थे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगीनाथ जी ये इसी पंथ से आते हैं, नाथ पंथ से ही आते हैं। इनको कनफटा भी कहा जाता है। किनको? नाथपंथियों को कनफटा भी कहा जाता है। अब कनफटा का मतलब, असल में इनके ये जो कान होता है इसके बीचों बीच में छेद कर दिया जाता है, अर्थात कान को फाड़ कर ये रखते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कनफटा कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुए वो गोरखनाथ जी हुए थे। गोरखनाथ के गुरु थे, गोरखनाथ जी थे, इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ को इसलिए फेमस माना जाता है क्योंकि इन्होंने पतंजलि के योग को लेकर एक हठ योग का स्थापना की थी। हठ योग, हठ योग में हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा, और इन दोनों के मिलन को, यानी कि इन दोनों को मिलाने से ही, अर्थात ये इंद्रियों का बोध कराते थे। सूर्य को कोई और नाड़ी बताते थे, चंद्रमा को कोई अर्ध, चंद्र को कोई दूसरी नाड़ी, और इन दोनों नाड़ियों का मेल हो जाने पर ही योग उत्पन्न होता है। उसी को इन्होंने गोरखनाथ ने प्रस्तुत किया। और इन्होंने षट चक्रों, हमारे हिंदी साहित्य में
षट चक्रों के द्वारा योग मार्ग का रास्ता दिखाया था या का प्रवर्तन किया था हमारे हिंदी में। गोरखनाथ जी जो थे, इनकी रचनाएं 14 मानी गई हैं, जिनका संकलन एक वर्थबाल व्यक्ति था। वर्थबाल ने गोरखवाणी नाम से किया था प्रकाशन, यानी कि इनकी 14 ग्रंथों का संकलन किया और उनसे इन्होंने गोरखवाणी नामक एक इन्होंने संकलन किया और उसका प्रकाशन करवाया। इनका पूरा नाम जो था वर्थबाल का पीतांबर नाथ था, पीतांबर नाथ। ठीक है, इन्होंने गोरखनाथ जी के गोरखवाणी का प्रकाशन कराया था। अब अगर बात करी जाए कि नाथ पंथ का पहला कौन था नाथ, आखिरी कौन था नाथ, तो मैंने इनकी 9 संख्या तो बताई थी। देखिए 84 तो मैं आपको नहीं गिना सकता था, लेकिन ये 9 गिना सकता हूं। देखिए इनमें सबसे जो पहले नाथ माने जाते हैं वो आदिनाथ माने जाते हैं। कौन? आदिनाथ। और आदिनाथ स्वयं शिव को कहा जाता है। तो इनके पहले नाथ तो थे शिव और दूसरे थे मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कौन थे? गोरखनाथ के गुरु जी थे। तीसरे थे गोरखनाथ, चौथे थे इनके गाहिनीनाथ, पांचवें जो थे चरपटनाथ और छठे थे इनके, क्या नाम है उनका, चौरंगीनाथ, सातवें थे जालंधरनाथ, इसके बाद भरतरी और गोपीनाथ। ये 9 नाथ थे। ठीक है, इन 9 नाथों में अगर कहा जाए, बहुत से लोग ये कंफ्यूज होते हैं, पेपर में अभी भी इस पर केस लगा हुआ है टेट में कि नाथ पंथ के स्थापक कौन थे, गोरखनाथ थे या मत्स्येंद्रनाथ थे। देखिए मैं अगर बात कहूं तो दोनों को ही मैं मानता हूं कि मत्स्येंद्रनाथ भी थे, गोरखनाथ भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो दिलाई वो गोरखनाथ जी ने दिलाई। इसीलिए नाथ पंथ का जो प्रवर्तक माना जाता है वो गोरखनाथ जी को माना जाता है। ठीक है, अब ये तो था आपका नाथ पंथ या नाथ साहित्य। इसके बाद हम बात करेंगे नाथ साहित्य के बाद आपका जैन साहित्य। तीसरे नंबर पर आता है जैन साहित्य। देखिए वैसे तो कहा जाए, देखिए ये 7वीं से 8वीं सदी की बात है, ये 10वीं से 11वीं सदी। ठीक है, अब जैन साहित्य की बात करी जाए तो जैनों ने जो इस साहित्य का प्रयोग किया, इन्होंने हिंदी गीतों के माध्यम से या हिंदी कविताओं के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार पश्चिमी क्षेत्र में किया और गीतों के माध्यम से ये जो प्रस्तुति देते थे इसी को रास कहा जाता है। बहुत से लोग रास कहते हैं, कुछ ने इसका कुछ नाम दिया है। असल में रास जो है वो श्रावकों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? रास कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही श्रावक कौन थे। तो अब बात करी जाए कि जैन साहित्य में कौन कौन से, एक फागु साहित्य भी इसमें निकल कर आता है। फागुन में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो भी जैन साहित्य से संबंधित हैं। जैन साहित्य में अगर हम देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले श्रावकाचार्य की बात करी थी, जो कि देवसेन द्वारा कृत था। ये भी एक आचार्य थे, किसके? जैन साहित्य के आचार्य थे। जैन साहित्य की अगर बात करी जाए तो हिंदी का जो पहला रास ग्रंथ माना जाता है, जो हिंदी का पहला रास ग्रंथ है वो शालिभद्र सूरी का, शालिभद्र सूरी का माना जाता है, जिसका नाम है पंच पांडव रचित रास। ठीक है, ये हिंदी का पहला क्या माना जाता है? रास ग्रंथ। रासो नहीं, रासो एक अलग चीज है, रास एक अलग चीज है। मैंने अभी रास के बारे में बताया था, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो रास क्या बताया मैंने। ठीक है, तो इसको पहला क्या माना जाता है? रास माना जाता है। अब इसमें फेमस कौन कौन हुए? एक तो देखो शालिभद्र सूरी हो गए, इसके बाद में मैंने अभी बताया था देवसेन कृत श्रावकाचार्य जैन साहित्य से संबंधित है। और अगर हम जैनों की तरफ हम ले जाएं अपभ्रंश साहित्य को, तो जैनों के ही एक आचार्य थे जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा था, स्वयंभू। स्वयंभू जो थे, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। असल में इन्होंने एक रचना लिखी थी, पौमचर्यू। असल में ये जो अपभ्रंश भाषा है ये उकार बहुला भाषा है या बोली है, इसमें ऊ का प्रयोग बहुत मात्रा में होता है। असल में पौम चरित्र जो है ये पदम चरित्र से निकल कर आया है। ठीक है, पदम चरित्र से। इसमें रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन है, लेकिन जैन धर्म को मुख्य मानते हुए इन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है। अर्थात रामचंद्र जी को और उनके चारों भाइयों को जैनों के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए इन्होंने इसमें दिखाया है।
पहुम सरयू में। तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो इसकी वजह से, पहुम सरयू की वजह से। ठीक है, वैसे इनके 3 ग्रंथ माने गए हैं। पहुम सरयू है, एक रिट्ठ नेमी है और एक है स्वयंभू छंद। ठीक है, इनकी ये 3 रचनाएं मानी जाती हैं। तीनों में अभी आपको नाम नीचे लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो अब जैन साहित्य की अगर बात करी जाए तो जैन साहित्य भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देखिए मुख्य चीजें करा रहा हूं मैं, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जाना चाहता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रासो काव्य की। सबसे महत्वपूर्ण यही है और यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको रासो साहित्य या रासो काव्य कराऊंगा। देखिए रासो अगर शब्द की उत्पत्ति बात करी जाए तो बहुत से लोग यही रासो शब्द से की उत्पत्ति पर ही बवाल है। मैंने क्या बताया था कि बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा है रासो। अगर रासो की उत्पत्ति माने तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो वीर रस से संबंधित जो काव्य होता है उसी को रासो ग्रंथ कहते हैं। आचार्य रामचंद्र जी ने इसका रसायन से उत्पत्ति माना है, रसायन से उत्पत्ति माना है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी उत्पत्ति जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है उसको लोगों ने सर्वमान्य मान लिया। उन्होंने क्या बताया कि देखिए जो श्रव्य काव्य या दृश्य काव्य होता है, दृश्य काव्य में नाटक आते हैं, नाटक जिसे पहले देखा जाता था अब तो हम पढ़ भी लेते हैं। तो जो दृश्य काव्य था उसको कहा जाता था रूपक। क्या कहा जाता था? रूपक। 10 रूपक थे और 18 उपरूपक थे। ठीक है, जैसे रूपकों में नाटक है, आपका भांड है और कई सारे हैं। मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूं, आप पिछले मेरे वीडियो को देख सकते हो। तो 18 रूपकों में से ही एक था रासक, उपरूपकों में से ही एक था रासक। ठीक है, और रासक से ही बना है, रास से बना है। देखिए रासक से बना रास और रास से बना रासो। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग इस पर क्या बात उठाते हैं कि देखिए रासो ग्रंथ जो अगर हम कह दें कि रासो अर्थात वीर रस से संबंधित रचनाओं को रासो ग्रंथ कहा जाता है, तो इस समय पर श्रृंगार रस से भी संबंधित रचना हुई थी। जैसा कि अभी हमने बीसल देव रासो में देखा था, वहां पर कहा जाए तो श्रृंगार रस का वर्णन है, वीर रस का तो दूर दूर तक उसका नाम नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि रासो का अर्थ क्या निकल कर आया। अब इससे आगे हाँ जी प्रवृत्तियों की बात करते हैं। रासो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि रासो क्या होता है, इसकी प्रवृत्तियों को देखते हैं। समय नहीं है, अगर मैं इनको लिखता तो और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, तो मैंने पहले इनको लिख लिया। अब इनको थोड़ा थोड़ा कुछ समझा देता हूँ। देखिए रासो ग्रंथों की रचना हुई थी, प्रवृत्ति अर्थात विशेषताएं क्या क्या रही थी। असल में ये रासो ग्रंथ की प्रवृत्तियां ही नहीं, पूरे आदिकाल की ही प्रवृत्तियां आप समझकर चलिए या विशेषताएं समझकर चलिए। क्यों समझकर चलिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा रासो ग्रंथों की ही इसमें रचना हुई है, इसलिए ये आदिकाल की भी प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसमें सबसे ज्यादा क्या हुआ? रासो ग्रंथों की रचना हुई है। देखिए जो मैंने बात बोली थी वही यहां भी आ गई, रासो ग्रंथों की रचना हुई है। रासो ग्रंथ अर्थात वही वीर रस से संबंधित, इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। जैसे अगर मैं पृथ्वीराज रासो की भी अगर बात करूं तो इसको मत हैं, 3 मत हैं। कुछ अर्ध प्रमाणित मानते हैं, कुछ पूर्ण रूप से प्रमाणित मानते हैं और कुछ इसको प्रमाणित मानते ही नहीं है। जैसे मिश्र जी प्रमाणित मानते हैं, ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी भी मानती हैं। लेकिन अगर मैं अर्ध प्रमाणित की बात करूं तो अब बिल्कुल प्रमाणित कौन नहीं मानता? वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वो रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते ही नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं, प्रमाणिकता संदिग्ध प्रमाणिकता है, क्योंकि बहुत से या तो आधे अधूरे प्राप्त हुए हैं या पूर्ण रूप से प्राप्त हो भी गए हैं, तो उनमें संदेह है। युद्धों का सजीव वर्णन, यानी कि रासो ग्रंथों की मुख्य विशेषता ये थी कि यहाँ युद्धों के सजीव वर्णन प्रस्तुत किया जाता था। जैसा युद्ध में जो हो रहा था कि राजा जी चढ़े घोड़े पर और जाकर उसकी गर्दन काटी, गर्दन एकदम से नीचे गिरी, इस तरीके की घटनाओं का जो वर्णन है वो यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव क्यों है? क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास में अगर हम इनके जो नायक हैं उनका अगर काल देखें तो कवियों के द्वारा जो वर्णन इसमें काल किया गया है वो मैच नहीं खाते। तो इसलिए इसमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, इनमें मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की प्रधानता देखिए बीसल देव रासो जो मैंने बताया था, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और बाकी के ज्यादातर में वीर रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस सभी में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन वीर रस की तो इनमें सभी में प्रधानता है ही। और वीर रस का जितना अच्छा वर्णन यहाँ पर किया गया है शायद ही आगे साहित्य में आपको देखने को मिलेगा या मिले। देखिए यहाँ पर एक वर्णन किया है, देखिए एक कवि थे, उन्होंने वर्णन किया है और वो क्या कहा है कि 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 बरस ले जिए सियार, 18 बरस
क्षत्रिय जीवे आगे जीवे को धिक्कार। तो ये कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो आप इन पंक्तियों से समझ ही गए होंगे। तो युद्ध, ये मैंने कहा ना, वीर रस का सबसे अच्छा वर्णन यही होता है, राष्ट्रीयता का अभाव। देखिए राष्ट्रीयता का अभाव, जैसे अभी हमारा राष्ट्र है तो हम प्रतिबद्ध हैं अपने राष्ट्र के लिए, तो उस समय पर जो राजा तो होते थे उनका केवल राज्य से उनका संबंध होता था, पूरे देश में क्या हो रहा है उनको उससे लेना देना नहीं था। तो इसीलिए यहाँ राष्ट्रीयता की अभाव पाया जाता था। कल्पना की प्रचुरता, क्योंकि जितने भी ज्यादातर कवि थे वो राजाश्रित थे अर्थात राजा के अधीन थे, तो उनका जब वो वर्णन किया करते थे तो उसमें भाई साहब कल्पना की प्रचुरता कर देते थे। जैसे कहा जाए अतिशयोक्ति का अधिक प्रयोग कर देते थे। और अतिशयोक्ति से मैं एक चीज यहां लिखना भूल गया, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हो जाता था। तो सीधी सी बात है कि अब जब किसी की कल्पना से अधिक की बात करने लगोगे तो फिर होगा क्या, उसमें अलंकारों का समावेश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए तो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। जैसा कि मैं बता चुका हूं, डिंगल जो भाषा है ये मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। जो राजस्थान की मारवाड़ी भाषा है उसका जो अपभ्रंश रूप था उसको डिंगल कहा जाता था, और जो हमारी ब्रज भाषा जो राजस्थान में चलती है उसका जो अपभ्रंश रूप था वो पिंगल कहलाता है। तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग जो होता था वो किसमें होता था, आपके आदिकाल में होता था। अब इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने सभी का यहाँ पर चिट्ठा आपके सामने रख दिया है, दो दो बातें हम इनके ऊपर भी करेंगे। देखिए खुमाण रासो, खुमाण रासो के जो रचयिता हैं वो दलपति विजय जी हैं। इसमें जो मेवाड़ के राजा खुमार हैं उनके युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। इसके बाद बीसल देव रासो मैंने बताया ही था, ये श्रृंगार रथ से संबंधित है, ये वीर रथ से संबंधित है। ठीक है, बीसल देव के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। परमाल रासो की बात करी जाए तो ये जगनिक ने इसको लिखा है, लेकिन ये पूर्ण प्रति आज तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इसका केवल एक खंड प्राप्त हुआ है जिसे आला खंड कहते हैं। तो प्रश्न ये बन जाता है कि किस रासो ग्रंथ को आला खंड भी कहा जाता है, तो परमाल रासो को कहा जाता है। परमाल रासो का एक खंड है आला खंड, लेकिन प्राप्त ही केवल इतना हुआ है। और फर्रुखाबाद जिले के एक जिलाधिकारी थे, बहुत वर्ष 1700 के आसपास की बात होगी, तो उन्होंने सबसे पहले इसको प्रकाशित करवाया। किसको? आला उदल या आला छंद को कराया था। तो इसके अंतर्गत दो सरदारों का वर्णन है, आला और उदल का, और उनकी युद्ध कला का वर्णन इसमें अच्छी तरीके से किया गया है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, जो कहा जाए एक क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड कहलाता है, वहां पर बसंत ऋतु में इसको गाया जाता है। तो ये प्रश्न आपका जीएस से भी संबंधित हो जाता है। पृथ्वीराज रासो की बात करी जाए तो ये सबसे ज्यादा फेमस है, इसकी कथा बहुत से लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो आप जानते ही हो, ये तो आपके इतिहास से भी संबंधित है। इसको तो आपने अच्छी, इनको चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर आप किसी भी प्रदेश से हैं तो आपने पृथ्वीराज के बारे में तो जानते ही होंगे। पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज के कहा जाता है दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई, ये उनके मित्र भी थे, परम सखा थे। तो चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो लिखा, और ये भी प्रमाणित नहीं माना जाता क्योंकि इन्होंने जिस समय का वर्णन किया उस वो समय और इनका समय मैच नहीं खाता है। ठीक है, तो चंद्रवरदाई जो थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, ये 69 समय में, सर्गों को इन्होंने समय नाम दिया है, 69 समय दिया है। ठीक है, अब बात करी जाए ये हुआ क्या था कि चंद्रवरदाई जी, अब देखो पृथ्वीराज रासो जो थे मोहम्मद गौरी से इनका युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी इनको जब ले जा रहा था तो चंद्रवरदाई जी ने अपनी अधूरी जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था अपने बेटे जलहण को सौंपकर, इनका जो पुत्र था, अरे नाम, हाँ जलहण, अपने पुत्र जलहण को सौंपकर दे निकल लिए कहाँ, इनके पीछे पीछे चले गए पृथ्वीराज के पीछे जाके। ठीक है, और वहां जाकर जो हुआ वो आप इतिहास में पढ़ना, यहाँ पर नहीं है। तो कहा जाए तो पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था, वो जलहण ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हमीर रासो। इसमें जो हमीर देव है उनका और औरंगजेब के युद्ध का, औरंगजेब का को अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन है, मुंह से निकल गया। इसके जो रचयिता हैं इसके ऊपर भी कई लोग विवाद है, कुछ शारंगधर मानते हैं, कुछ जज्जल कवि मानते हैं। विजयपाल रासो की बात करी जाए तो इसमें विजयपाल और बंगाल के एक राजा थे उनके युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो ये तो थी ये मुख्य रचनाएं। जयचंद्र प्रकाश है, केदार भट्ट जी ने लिखी है। जय मयंक जसचंद्र का, मेरे नाम आ गया देखो, जय मयंक जसचंद्र का, ये मधुकर भट्ट जी की रचना है। इसके बाद हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था आपसे कि मैं खुसरो और विद्यापति के बारे में अलग से बताऊंगा। देखिए खुसरो जी की बात करी जाए तो अमीर खुसरो जो थे इनका मूल नाम अबुल हसन था, और ये हमारे पास के ही पटियाली एक पड़ता है, पटियाली के रहने वाले थे। इनको तोतिया हिंद भी कहा जाता है। ये सितार के और तबले के कहा जाए तो आविष्कारक माने जाते हैं, और कहा जाए तो भारत में गजलों की शुरुआत, देखिए मैंने गजल शायद यहाँ लिखा नहीं है, गजलों की जो शुरुआत है वो खुसरो जी ने ही करी थी। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 10-12 राजाओं का आरोहण देखा है।
ठीक है। ये 1253 में इनका जन्म हुआ, 1324 में ये इनका देहावसान हो गया। तो वैसे तो इसके साल में भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, कुछ 1255 कह देते हैं, ठीक है। जो मुझे मिला और जो प्रमाणित है वो यही है। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं वो 100 मानी गई हैं, लेकिन 100 में से जो मुख्य हैं वो ये हैं, देखिए, खलिकवारी है, 2 सुखने हैं, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं और गजलें हैं। देखिए, इनमें से अगर मैं बात करूं तो इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है खलिकवारी और पहेलियां। ये कई बार परीक्षा में आ चुकी है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़े विनोदी स्वभाव के थे और ये लोगों से बात भी पहेलियों में किया करते थे, ठीक है। चलो बात करते हैं विद्यापति की। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल अर्थात बिहार की एक बोली है मैथिली, उसके ये सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कृष्ण काव्य की जो शुरुआत हुई है वो इन्हीं से हुई है, विद्यापति से। इनकी विद्यापति की जो पदावली है जिसमें कृष्ण से संबंधित बहुत सारी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी नहीं मानते कि ये एक धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते। वो उन्होंने कुछ कथन कहा है, वो कथन मुझे याद तो है कि आजकल आध्यात्म के चश्मे इतने हल्के हो गए हैं कि लोग विद्यापति की पदावली और क्या नाम है उनका, एक और है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, संस्कृत साहित्य से संबंधित हैं, के पदों को भी साहित्य या कहा जाए भक्ति से जोड़ देते हैं। तो उनका कुछ कथन था, कुछ इसी तरीके का था, मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता। तो विद्यापति की जो 3 रचनाएं हैं वो कौन कौन सी, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जिनमें से ये दोनों इन्होंने अपभ्रंश काव्य में लिखी हैं और पदावली को उन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है। और ये मैथिली के बहुत ऊंचे नाम माने जाते हैं और इनको जो है मैथिल कोकिल और कवि शेखर भी कहा जाता है। तो देखिए, आज आदिकाल के साहित्य का थोड़ा सा झलक देने की मैंने आपको कोशिश करी है। अगर आदिकाल के साहित्य को लेकर ही अगर वीडियो बनाने की बात आएगी तो लगभग 4 या 5 वीडियो बन जाएंगे। मैंने पूरे के पूरे साहित्य को, हो सकता है बहुत सी चीज़ें मैं आपको इसमें नहीं बता पाया हूं, लेकिन सबको मैंने यहाँ पर लाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए और आगे भी इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। नमस्कार।